जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मैं रोज़ आपको एक कहानी सुनाता हूँ शुरू में, लेकिन आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा। दोनों कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प हैं। एक जज थे अमेरिका के अंदर जिनका नाम आप यकीनन जानते होंगे इस वक्त, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इस वक्त पॉपुलर हो चुका है। 88 साल की उम्र में आज उनका इंतकाल हुआ है। आप यकीनन नाम जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद दोबारा आपको बता देता हूँ। इनका नाम था फ्रैंक कैप्रियो। अब ये जो फ्रैंक कैप्रियो थे, छोटे से जज थे। म्यूनसिपल जजेस होते हैं अमेरिका के अंदर, म्यूनसिपल कोर्ट्स भी होती हैं। याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कोर्ट्स होती हैं। अब मैं फ्रैंक कैप्रियो की तरफ आऊँगा, लेकिन आपको एक नई चीज़ बताता जाऊँ। वो नई चीज़ ये है कि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर जज रिटायर नहीं होता। जब एक जज बन जाता है तो फिर वो मरने तक जज रहता है, उसको कोई शख्स उतार नहीं सकता। बस एक ही तरीका है कि वो खुद रिटायरमेंट ले ले और खुद जॉब छोड़ दे, खुद इस्तीफ़ा दे दे तो दे दे, वरना उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर रिमूव करना हो तो उसका एक प्रोसीजर बहुत ही लंबा, लेंथी और खौफनाक किस्म का प्रोसीजर है। और इसके साथ साथ अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर कोई फौजी रिटायर नहीं होता, उसके साथ लफ्ज़ रिटायर नहीं लिखा जाता। अगर आप फील्ड मार्शल हैं तो आप मरने तक फील्ड मार्शल हैं, आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे रिटायर नहीं लिखा जाएगा। और जनरल हैं तो फिर जनरल हैं आप। तो अमेरिका के अंदर आप देखिएगा, जब भी किसी के साथ फील्ड मार्शल होता है तो फील्ड मार्शल ही होता है, कभी भी रिटायर नहीं होता। और जनरल भी रिटायर नहीं होता। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है ना वहाँ अमेरिका के अंदर, उसके साथ भी साबक नहीं लिखा जाता। प्रेसिडेंट सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट लिखा जाता है। तो इस लिहाज से अमेरिका बड़ा दिलचस्प मुल्क है। तो फ्रैंक कैप्रियो जो था, ये बेसिकली छोटी सी कोर्ट थी, म्यूनसिपल कोर्ट थी, और ये रोड आइलैंड एक इनकी रियासत है अमेरिका की, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी रियासत है। तो उसका एक छोटा सा शहर था, उसके अंदर ये म्यूनसिपल कोर्ट थी और उसका एक जज था। लेकिन इस आदमी ने पूरे अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। और पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल की कि छोटे छोटे केस लेता था, गरीब आदमी के केस लेता था, और उसको इतने कंपैशन के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी हमदर्दी के साथ, इतनी इज्जत के साथ उस केस को डील करता था और उसकी सज़ाएं माफ़ करता था और उसके आंसू पूछता था कि पूरी रियासत के अंदर मशहूर हुआ। उसके बाद ये पूरे अमेरिका के अंदर मशहूर हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी फ्रैंक कैप्रियो को बहुत जानते हैं लोग। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब फ्रैंक कैप्रियो रिटायर हुआ, यानी उसने छोड़ दी उसने अदालत, और वो अब जज नहीं रहा था, कि खुद ही उसने कहा कि मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद इसके साथ एक टेलीविज़न शो होना शुरू हुआ था और वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ। जो जो केस उसने ज़िंदगी में किए थे उनके छोटे छोटे बाद में पार्ट्स बने और वो बड़े वायरल हुए। फिर दूसरा, इसकी अदालत, अपनी जब अदालत थी तो उसके अंदर भी बहुत सारे कैमरे लगाए जाते थे और वो जो केस वो हैंडल करता था, जिस प्यार से देखता था, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हुए थे। एक क्लिप पाकिस्तानी नौजवान के बारे में भी था जिसका नाम अहमद सुलेमान था, और इसका जुर्माना हो गया था। इसने ज़ाहिर पार्किंग गलत की थी तो 3 टिकट्स लग गए इसको। कहते हैं टिकट्स अमेरिका के अंदर जब आप कोई ट्रैफिक वायलेशन करते हैं तो आपको टिकट लग जाता है और वो आपको अदा करना पड़ता है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, आप अदा करें या फिर आप अदालत को फेस करें। तो अहमद सुलेमान ने अदालत को फेस किया। 2019 का ये केस था, और जब उसने गुफ्तगू की, और पाकिस्तानी नौजवान था, स्टूडेंट था, तो उसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने इसको तीनों के तीनों टिकट्स माफ़ कर दिए। और वो जो केस था बड़ा ही वायरल हुआ अमेरिका के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। वहाँ लोगों को पता चला कि फ्रैंक कैप्रियो जो है ना वो कौन है और क्या उसकी सूरत हाल है और किस किस्म की पर्सनैलिटी है। बहरहाल आज 88 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया और पूरी दुनिया उदास है। आज एक सेक्रेटरी साहब हैं जो सिंध गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने मुझे इनकी तस्वीर भी भेजी और साथ ये कहा कि मैं इसका बड़ा फ़ैन था, तो आप मेहरबानी करके उनका था कि आप इसका जिक्र ज़रूर करें वीलॉग के अंदर। तो मैं उनके कहने पर ये वीलॉग भी कर रहा हूँ, उनका जिक्र भी कर रहा हूँ। और अगर वो ना भी बताते तो मैंने ये करना ही था, क्योंकि इतने लोग बड़े कम होते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप के कि जिनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत होती है। तो फ्रैंक कैप्रियो को, उनका मज़हब ज़ाहिर हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बेहतर मुकाम दे और उनका नाम इसी तरह दुनिया के अंदर जिंदा रखे। अब देख लें, एक जज रोड आइलैंड के अंदर, छोटे से शहर के अंदर, म्यूनसिपल कोर्ट का जज किस तरह पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो लोगों को लोग समझता था और उनके साथ इंसाफ करता था। तो इंसाफ करने वाले लोग जो होते हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत होती है। हमारे अपने जजेस को भी इससे सीखना चाहिए कि एक जज अमेरिका के अंदर बैठ के यहाँ से 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ के पाकिस्तानियों को उदास कर देता है, तो यहाँ पे जो जजेस हैं उनकी इज्जत पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं की जाती? जजेस को सोचना चाहिए। दूसरी जो कहानी है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। सईद गनी साहब, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे मज़ेदार बंदे हैं, और ये वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। इनका क्लिप इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, और बात उन्होंने गलत नहीं की, लेकिन गलत मौके पे की है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब चांद की 14वीं रात होती है तो ज़ाहिर समंदर जो है उसके अंदर ज्वार बाटा आ जाता है। ये याद ध्यान रखिएगा कि जब 14वीं रात आती है तो समंदर उबलते हैं, उनका जो पानी होता है उठता है और वो ज़्यादा आगे तक आ जाता है, शहरों के अंदर तक आ जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पानी है इसका चांद की रफ्तार के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए ये याद रखें कि जो पागल लोग होते हैं ना, वो चांद की 14वीं, 13वीं, 15वीं रात को उनके ऊपर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान का जो जिस्म है उसमें जो मैक्सिमम जो रेशो पानी का ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं 80% पानी है, कुछ कहते हैं 75% पानी, 70 से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा पानी है हमारा। तो जब जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो जब 14वीं रात आएगी तो पानी के अंदर ना कुछ गड़बड़ होती है, वो उतार चढ़ाव उसके अंदर ज़्यादा आता है, तो उससे फिर पागलपन के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, जुनून ज़्यादा होता है। तो अगर आपको डिप्रेशन का मर्ज़ है तो आप देखिएगा कि चांद की 13वीं रात को, 14वीं रात को, 15वीं रात को आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसका ताल्लुक चांद के साथ गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सईद गनी साहब ने एक फ़िलॉसफी पेश की, उन्होंने
का देखें जी, वो क्योंकि चांद की 14वीं की रात के साथ समंदर की लहरें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो पानी जो है समंदर अब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब ये चांद की 14वीं रात को जब बारिश होगी, सैलाब आएगा, तो सारे का सारा पानी जो समंदर के अंदर नहीं जा सकेगा, तो फिर पानी को कैसे उतारा जा सकेगा? ये कुदरत का कानून है, मैं क्या कर सकता। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। सईद गनी साहब खुदा खौफी करें, पूरी दुनिया के अंदर शहर जो है समुद्रों के किनारे हैं, और वहाँ पे चांद की 14वीं रात जो है वो अफेक्ट नहीं करती है। वहाँ पे बारिशें भी आती हैं और बड़े बड़े तूफान भी आते हैं, वहाँ पे दरिया भी उबलते हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी निकल जाता है। तो मेरा ख्याल है कुदरत ने एक खसूसी चांद रखा हुआ है, जिसको कराची के साहिलों के ऊपर उन्होंने मसलसल तैनात कर दिया है कि यहाँ से हिलना नहीं है, और जब भी 14वीं रात को या 13वीं रात को या 15वीं रात को यहाँ पे बारिश हो, तो खबरदार जो पानी समंदर की तरफ आया उस पानी को आपने कराची के अंदर ही रखना है। इस वहानी रोड जो है ना, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। इशारा फैसल थे, खबरदार जो पानी बाहर आया या नाजमाबाद से पानी नहीं निकलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि खसूसी तौर पर सईद गनी साहब के लिए कोई एक चांद उन्होंने अलग एक तैनात कर दिया है, जो कराची के अंदर ही है, और वो पानी को, कराची के पानी को बाहर नहीं निकलने देता। भाई पूरी दुनिया के अंदर है, ये सिर्फ खसूसी मेहरबानी अल्लाह ताला की सिर्फ कराची के शहरियों पे क्यों है कि यहाँ चांद जो है वो अगर सैलाब आ जाए या बारिश आ जाए तो उसका पानी समुद्र की तरफ नहीं निकलने देता। ये इंसान की नालायकी है, हमारी नालायकी है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमने जो कराची है उसके पानी को बाहर निकालने का जो सिस्टम है उसके ऊपर काम नहीं किया। सिंपल सी इतनी बात है। आज भी अगर उसको वाइडर कर देंगे या नाले ऊंचे कर देंगे और साथ साथ पंपिंग कोई स्टेशन लगा देंगे, पानी का जो निकलने के रास्ते हैं उनका तयन कर देंगे, और किसी जगह अगर कोई मकान या ज़मीन खरीदनी पड़ती है उसको खरीद के वहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स बना देंगे या फिर वाटर के चैनल बना देंगे, तो ये मसला हल हो जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है जी। आप इतनी ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर से जिस तरह उन्होंने पानी निकाला और थोड़े से पैसों के साथ निकाला। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई केस स्टडी लें, चांद को एक साइड पर रखें, उसको अपना काम करने दें, और आप सिर्फ और सिर्फ जो इंसानी अकल है और जो इंसानी महारत है, इंसानी तजर्बा है, उसका फ़ायदा उठाएं। उससे कराची के लोगों को अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, वरना ये डूब के मर जाएंगे और चांद वहीं पे वहीं खड़ा रह जाएगा। उसका ना हम कुछ आगे कर सकेंगे, उसको ना उसको पीछे कर सकेंगे। तो सईद गनी साहब चांद पे तवज्जो ना दें, ये पानी पे तवज्जो दें। ये मसला वाकई गंभीर है और इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी नालायकी है। 18 साल आपने कराची के ज़ाया कर दिए, जिम्मेदार बहरहाल आप हैं। तो आज के विला की तरफ आते हैं, आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के लिए आज बड़ा मुबारकबाद का दिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि 9 मई का जो बयानी है वो आज दफन हो गया। कैसे दफन हुआ और इमरान खान साहब को आज क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको किसी भी इलाक में बताया जाएगा। और बुशरा बीबी को करंट लगा है जेल के अंदर, वाकई करंट लगा, ये नहीं लगा। और साथ साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया जेल में, और अब वो अपने साथ बातें करने लगे हैं। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? ये भी आपको किसी भी इलाक में बताया जाएगा। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने सुहेल वड़ाई साहब की जो स्टोरी थी उसकी भरपूर तरदीद कर दी है। अब वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मैं एनी शायद था, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो वो भी पूरी डिटेल आपको आज के इलाक में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गेम बदल दिया, कैसे बदली ये भी आपको इसी इलाक में मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा। और इस्लामाबाद में भी क्लाउड ब्रस्ट का खतरा है, कैसे खतरा है ये भी आपको इसी इलाक में देंगे। और चीन भी अमेरिका की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, कैसे ये भी आपको इसी इलाक में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ चैनल से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। सबसे पहले चाइना की एक स्टोरी है। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसको नई बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तान चीन का काबिल एतमाद इत्तेहादी है, और हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, और आने वाले दिनों में इस कुर्बत के अंदर इजाफा होगा। और ये जो दावा है चीन की तरफ से सिर्फ नहीं किया जा रहा, अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक गोल्डन टाइम आया है, और इस गोल्डन टाइम के अंदर पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया, और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रहम और करम किया है। एक साइड पर चाइना जो दुनिया की इकनॉमिक सुपर पावर है इस वक्त, वो पाकिस्तान के साथ जलन हो रही है, मजीद ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाह रही है, बल्कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको भी कायल कर रही है कि भाई इंसान बनो, पाकिस्तान को चलने दो, पाकिस्तान चलेगा तो आप सब भी चलेंगे। और वो दोनों दुश्मन जो है, एक इंडिया है, दूसरा इस वक्त अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है दहशतगर्दी फैला रहा है, और इंडिया पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता 78 साल के बावजूद। तो चाइना दोनों को समझा रहा है। अभी वज़ीर ख़ारजा जो चाइना के इंडिया गए थे, और उनसे उन्होंने कहा कि आप मामलात को दुरुस्त करें, क्यों आप मामलात को ख़राब कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान को छेड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान आपको टिकने नहीं देगा। ये जो आपकी माशी कामयाबी है इसको अजाब में बदलते हुए देर नहीं लगेगी, तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। फिर वो अफगानिस्तान गए और तालिबान गवर्नमेंट को समझाया कि अगर आप इसी तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैलाते रहेंगे तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। इसने अगर इंडिया को नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेगा? दूसरा, इस मरतबा आपको सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं लड़ना पड़ेगा, 3 मुल्कों के साथ लड़ना पड़ेगा। हम भी लड़ेंगे, अमेरिका भी लड़ेगा और पाकिस्तान भी लड़ेगा, और ये तीनों मिलकर पीस के रख देंगे आपको। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान के साथ चलें। तो चाइना की तरफ से अब पाकिस्तान के लिए बाकायदा एक सफारतकारी की जा रही है, जिसका पाकिस्तान को बड़ा फायदा। और अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिका रोज़ पाकिस्तान का नाम लेता है और साथ साथ पाकिस्तान का मशकूर भी होता है, क्योंकि
पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप को मुतासर कर लिया है। तो एक साइड पे अमेरिका मुतासर है, दूसरी साइड पे चाइना मुतासर है, और साथ जो हमारे हमसाए हैं, एक साइड पे इंडिया, हमने उनको रगड़ा निकाल दिया, उसकी नाक रगड़ दी ज़मीन के साथ, और साथ ईरान जहाँ से कभी कोई ठंडी हवाएं नहीं चलती थी, अब वो भी हमारे साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान का गोल्डन टाइम आ गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ साथ आज अलीमा खान साहबा से मीडिया की बात हुई और एक रिपोर्टर ने कहा कि बुशरा बीबी के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही है कि उनको जेल के अंदर करंट लग गया, कि अब वाकई उनको करंट लगा है। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि अभी जुल्फ़िकार बुखारी साहब वकील हैं इमरान खान साहब के, वो मंगल को मिले थे, यानी कल इमरान खान साहब से, आज बल्कि उनके पिछले मंगल की बात है, उनकी मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी से भी और इमरान खान साहब से भी, और उन्होंने बाहर आके ये बताया था कि इस टाइप की कोई खबर नहीं है और ये बात दुरुस्त नहीं है, और ना ही उनको करंट लगा और ना ही कोई इस टाइप की उन्होंने कुछ शिकायत की, बल्कि वो बड़ी भरपूर तरीके से मुतमईन बैठी हुई हैं। ये शायद इसी मंगल की बात हो रही है, क्योंकि आज जुमेरात है, क्योंकि अली बुखारी साहब जो थे इस मंगल को भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो इस मंगल की बात करें, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक है और किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया नहीं आया हुआ, अगर हुआ होता तो हमें पता होता, या हम तक खबर पहुंच जाती। फिर उन्होंने कहा कि उनकी भाभी और बेटी मुलाकात कर रही हैं बुशरा बीबी से, उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं की। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी ठीक हैं, क्योंकि वकील साहब ने यही कहा कि इमरान खान साहब कंफर्टेबल हैं और वो बड़े जज्बे के साथ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन हमें टेलीफोन आते हैं और उन फोन्स के अंदर ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया और वो बैठ के खुद ही अपने साथ बातें करते रहते हैं, तो वो खिसक गए, जबकि हमें नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है। वैसे तो बातें करना अकेले ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, ये मैक्सिमम लोग करते हैं, बल्कि आप भी करते होंगे, आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमारा जो जहन है उसके अंदर बहुत सारे ख्यालात चलते रहते हैं और वो ख्यालात बड़ी स्पीड से चलते हैं। बाज़ औक़ात वो ख्यालात इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम आपस में बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो अक्सर लोग, कुछ लोग ख्वाब के अंदर सोते हुए भी बातें करते हैं, कुछ लोग देखते दाएं बाएं बंदा नहीं है तो अपने साथ बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग चीज़ें दोहराना शुरू कर देते हैं। नमाज के अंदर भी हम ज़ाहिर जो आयात हैं उनको पढ़ते हैं और आवाज़ भी आती है लोगों को, ना भी हो तो हमारे होंठ हिलते हुए नजर आते हैं। तो ये इंसान की आदत है, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं। बाज़ औक़ात कुरान मजीद तो उसकी तिलावत करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जो हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। मसलन ये जो इस वक्त आर्मी एयर चीफ हैं, इनके वालिद हाफ़िज़ साहब जो थे वो हकीम थे और वो हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। बल्कि हाफ़िज़ साहब का मुझे ये कहना था कि जब मैं वाशरूम जाता हूँ तो मैं अपनी ज़ुबान को दांतों के दरमियान दबा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुरान मजीद मेरी आदत है पढ़ने की। तो मैं क्योंकि वाशरूम में कुरान नहीं पढ़ सकता तो फिर मैं अपना जो अपनी ज़ुबान है उसको दो दांतों के दरमियान मैं उसको जकड़ लेता हूँ कि वो हिले ना। तो बहुत सारे लोगों को, अब ये अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है हर वक्त, तो ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे वो बातें कर रहे हैं आपस में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग तिलावतें भी करते हैं, मैक्सिमम लोग चीज़ें दोहराते भी हैं। तो ये कोई ज़हनी तवाज़ुन की खराबी नहीं है, ये एक आदत होती है इंसान की। तो इससे इमरान खान साहब का कोई तवाज़ुन ख़राब नहीं होगा, बल्कि इमरान खान साहब बड़ी स्पिरिट के अंदर है। इसके साथ साथ जनाब तरबेला डैम और मंगला डैम जो दोनों भर गए हैं और वो डेड जो उनका एक लेवल होता है जिसके बाद हर सूरत पानी डिस्चार्ज करना होता है, अगर पानी डिस्चार्ज ना किया जाए तो फिर तबाही हो सकती है डैम की, तो उस लेवल पे आ गया हुआ है। तो वो लकीर जो होती है सुर्ख लकीर, उसको उसने क्रॉस कर लिया है। तो इस वक्त आप देखें कि आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले तक हम पानी को रो रहे थे और इस वक्त पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बड़े डैम है पाकिस्तान के, वहाँ से पानी को डिस्चार्ज करने के बारे में सोचा जा रहा है। एक एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद के अंदर भी बुनेर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा काटे गए हैं और यहाँ पे क्रैशिंग यूनिट्स लगे हुए हैं जो बजरी बनाते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट इस्लामाबाद का तब्दील हो गया है। तो कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि किसी वक्त यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हो जाए, फिर इस्लामाबाद के हालात भी बुनेर जैसे हो जाएं। तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये बड़ी वार्निंग है कि आप सबको एहतियात करनी चाहिए। अगर आप एहतियात नहीं करते तो फिर ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता जैसा बुनेर के अंदर वाक़ हुआ है ऐसा इस्लामाबाद के अंदर भी हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में बिल्कुल बुनेर के देहात की तरह बिल्कुल पहाड़ के दामन के अंदर है। जब आप दामन पे हों तो पहाड़ से अगर क्लाउड बर्स्ट हो पहाड़ के ऊपर से और वहाँ से जब पानी आए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि नाले उबलते हैं और साथ ही आबादियों को ले जाते हैं, बहा के ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला से रहम मांगे, करम मांगे, दरख्त लगाएं और साथ साथ अपने घरों की हिफाजत करें। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच है, उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो थे उन्होंने सरबराही की है और ये केस था इमरान खान साहब का 9 मई से रिलेटेड। इमरान खान साहब के खिलाफ 8 मुकदमात हैं और इन 8 मुकदमात के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपील कर रखी थी कि इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाए। सिर्फ इनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम है, तो सिर्फ साजिश के इल्ज़ाम में आप किसी आदमी को सज़ा कैसे दे सकते हैं, तो इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। वहाँ से क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में फैसला नहीं आया था तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं उनसे 2 सवाल किए और दोनों सवालों के जवाब प्रोसिक्यूटर नहीं दे सके। पहला सवाल तो ये था कि अगर साजिश का केस हो और साजिश के केसों में
कितनी ज़मानतें हैं जो मुस्तरद हुई हैं आज तक पाकिस्तान में, तो जुल्फ़िकार नकवी साहब उसका कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाता है और ज़मानत का जब उसका केस आता है तो उसकी ज़मानत अमूमन हो जाती है। बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई केस ऐसा होगा जिसमें सिर्फ साजिश की बुनियाद पर ज़मानत मनसूख हुई हो या मुस्तरद हुई हो। तो क्योंकि ज़ाहिर जुल्फ़िकार नकवी साहब को बार बार मौका दिया जाता रहा, जुल्फ़िकार नकवी साहब जो उसका कोई जवाब नहीं दे सके। दूसरा जो था, उनसे ये पूछा गया था कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है उसमें सबूत क्या क्या हैं। तो उन्होंने कहा जी 3 गवाह हैं जिन्होंने ये गवाही दी है कि इमरान खान साहब वो साजिश के शिकार हैं। तो फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि उस क्या वो जो गवाही है वो मुकम्मल है, उसके साथ सबूत हैं। तो उन्होंने कहा जी सबूत नहीं है, क्योंकि वॉइस मैचिंग करनी थी, वो इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए। फोटोग्राफिक टेस्ट था, वो भी इमरान खान साहब ने नहीं करवाया, और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी नहीं करवाया। तो बार बार कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब ने कॉपरेट पुलिस के साथ नहीं किया, तो उसको हम कन्फर्म नहीं कर सकते। तो इन दोनों बुनियादों पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत लेने का हुक्म जारी कर दिया, साथ ही रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, क्योंकि 14 साल उनको सजा हुई है, और ये 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसके अंदर बुशरा बीबी को भी सजा हुई है और इमरान खान साहब को भी सजा हुई है। जब सजा है तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई अभी सरदस्त मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये 9 मई के जो केसेस हैं वो ज़ाहिर पेंडिंग है, अभी तो प्रोसिक्यूशन हो रही है, अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, तो असल केस वहाँ पे मौजूद है। तो असल केस की मौजूदगी में ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर 9 मई के केसेस से, लेकिन अब शायद उनकी गिरफ्तार में इजाफा हो जाए और इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस के अंदर भी सजाएं होनी शुरू हो जाए, और अगर वहाँ पर सजाएं हो गई तो इस जमानत का कोई फ़ायदा इमरान खान साहब को नहीं होगा। इसके साथ साथ आज सलमान कराची साहब ने कहा कि आज का फैसला एक इशारा है, और यह फैसला साबित करता है कि 9 मई का केस छूटा था, हम बेगुनाह हैं, और अदालतों ने भी अब हमारी बेगुनाही को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का जो उनका अपना नैरेटिव है, इमरान खान साहब का नैरेटिव, उस पर स्टैंड कर रही है। उनका ख्याल ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो लेके आई जाए, और जो लोग इसके बेनिफिशरी हैं, ये सब कुछ उन्होंने किया तो वो फौज पे डाल रहे हैं। तो आज भी इमरान खान साहब के वकील ने और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ये क्लेम किया कि जनाब अब तो हम रिहा हो रहे हैं, अब तो हम बरी हो रहे हैं, और ये केस फॉल्स फ्लैग था। तो आज वो इसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज DGISPR एक तकरीब में गए हुए थे, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ उनकी गुफ्तगू थी, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और स्टूडेंट्स ने बहुत मज़ेदार सवाल किए और बड़े मज़ेदार जवाब आए DG साहब ने दिए, जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और पूरा हाल तालियों से गूंजता रहा। बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सवाल उनके बड़े तवाना थे, तगड़े थे, और जवाब भी DG साहब ने बड़े मज़े दिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इनसे, पहले भी था लेकिन आज ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि इन्होंने बड़े तहम्मुल से सवाल सुने और सख्त सवाल सुने और बड़ा लॉजिकल उसका जवाब दिया। बहरहाल उसके बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स भी थे, उन्होंने फौरी तौर पे जो सुहेल वड़ाई साहब का सवाल उनके सामने रखा कि सुहेल वड़ाई साहब ने इस तरह कॉलम लिखा था और उनकी आर्मी चीफ के साथ ब्रसल्स के अंदर मुलाकात हुई थी, और उन्होंने एक ऑप्शन दिया था आर्मी चीफ के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो आपको माफ़ी मिल सकती है। इसमें DG साहब का ये कहना था कि ये एक ओपन फंक्शन था, इवेंट था एक ब्रसल्स के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तानी थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब भी शामिल थे। जिस तरह सबकी तस्वीरें बनी उस तरह सुहेल वड़ाई साहब की वहाँ पे तस्वीर बन गई। कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई इनकी आर्मी चीफ के साथ, और ना ही वहाँ पे कोई आर्मी चीफ ने उनको इंटरव्यू दिया, ना ही इमरान खान साहब से रिलेटेड वहाँ पे कोई सवाल हुआ, ना ही उसका कोई जवाब दिया गया, ना ही ये ऑप्शन डिस्कस हुआ वहाँ पे कि जिस सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ना ही वहाँ पे 9 मई और इस किस्म की चीज़ें जो वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। तो ये टोटल गलत है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने अपने ज़ाती गेन के लिए और सिर्फ थोड़ी सी शोहरत के लिए उन्होंने इस टाइप का कॉलम लिखा, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, और ये बात गलत है, और हमें तवक्को नहीं थी कि सुहेल वड़ाई साहब जैसा सीनियर आदमी ऐसी गलती करेगा या इस किस्म की हरकत करेगा। तो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब इसकी तरदीद आ गई। जब तरदीद आ गई है तो उसके बाद अब ये बनता नहीं है इसके ऊपर कोई बहस करना। तो एक साथ ही मैंने उनसे सवाल किया कि क्या माफ़ी का ऑप्शन अभी है। उन्होंने कहा जी माफ़ी का क्या ऑप्शन होगा, ये ना ही हम कोई ऑप्शन दे सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अदालतों के अंदर केस हैं, अदालतों के अंदर केसों का फैसला होना है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए, वहीं पर केस लड़े, वहीं पर फैसला होगा। अलबत्ता जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन सबको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी कौम को नुकसान पहुँचाया, लेकिन उस माफ़ी का केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही हम इस सारे मामले के अंदर हैं। जो स्टेट जाने, अदालतें जाने और मुलजम जाने, लेकिन हम ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया था उन्हें कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन उस माफ़ी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो जुर्म है उसकी सज़ा बहरहाल मिलेगी। तो ये एक वहाँ पे गुफ्तगू हुई थी जो मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूँ। अब सुहेल वड़ाई साहब से मेरी कल रात बात हुई थी और उनसे मैंने पूछा था, कुछ उन्होंने बातें की थी, लेकिन मैं इस वक्त मौका नहीं है कि मैं सुहेल वड़ाई साहब की बात आपके सामने रख सकूँ। अगर वो फ्यूचर में मुझे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली जो उनका वर्जन है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़ौज की तरफ से तरदीद आ गई है, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। वहाँ पे एक खातून रिपोर्टर ने यह भी सवाल किया था कि क्या आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो DG साहब ने कहा जी कि कानूनी कार्रवाई हम क्या करेंगे, लेकिन खुद सोचना चाहिए था सुहेल वड़ाई साहब को कि इस टाइप की हरकत नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले भी इलाकों में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।